हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमिक ऑफ जीएनएम में। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कि एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में मैं बता रही हूँ, जहाँ पे जीएनएम सेकेंड ईयर के लिए और बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं वीकली वीडियो डालूंगी, तो आज मैं अपने प्रॉमिस को कंप्लीट कर रही हूँ और ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। इसके पहले हम लोगों ने न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर फोबिया कर लिया है। आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और उसको अच्छे से समझ भी लिया होगा। तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर का ही दूसरा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जिसको हम एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं या एंजाइटी। तो एंजाइटी की डेफिनेशन की बात करने से पहले समझ लेते कि एंजाइटी होता क्या है। यहाँ तो हम डेफिनेशन डिसऑर्डर की समझेंगे, बट एंजाइटी की बात करते हैं कि एक्चुअली एंजाइटी क्या होता है। एंजाइटी का मतलब होता है वरी या चिंता। जब वो एक्सेसिव लेवल में पहुंच जाती है, जब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो या फिर बहुत ज़्यादा सोचते हो, उस सोचने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, जैसे कि आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ है या आपके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो जब एक्सेसिव लेवल पे पहुंच जाती तब ही वो डिसऑर्डर फॉर्म में आती है। तो एंजाइटी हम सबको होती है, हम सबको होती है डेली। किसी किसी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, हर चीज़ों को लेकर वो एंजियस हो जाते हैं। किसी किसी को होती है बट वो नॉर्मल होती है। जैसे कि स्टूडेंट्स को हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग को एग्ज़ाम का सोच सोच के बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। हम एग्ज़ाम के हॉल में भी जाते हैं तो भी एंजाइटी होती है, डर लगता है कि यार पेपर कैसा आएगा। द डर इज द फोबिया। लेकिन एंजाइटी आप सोच रहे हो उस चीज़ को कि क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन। तो कभी कभी एंजाइटी का एक्सपीरियंस करना लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो नॉर्मल होता है। लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर वाले लोगों में क्या होता है, ये इंटेंस होता है। मतलब किसी भी चीज़ को लेकर वो सोचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाता है। परसिस्टेंट, उसी कंटिन्यूसी बनी रहती है, वो लगातार उसी चीज़ को सोचते रहते हैं और उसके बाद उससे उनकी जो एवरीडे की सिचुएशंस है उसके बारे में उनको डर लगता है कि अभी क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, अभी क्या, वो उस चीज़ को भी सोच सोच कर डरते हैं। तो अक्सर जो एंजाइटी डिसऑर्डर में इंटेंस जो आपकी एंजाइटी होती है, फियर है या टेरर है, ये सडन फीलिंग्स हो रही है, उसके बार बार जो एपिसोड्स इंक्लूड होते हैं जो कि मतलब विद इन अ मिनट आप उसको एकदम हाई लेवल पर लेकर चले जाते हो, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है, जो पर्सन होता है, जो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को लेकर पैनिक करता है, उसको पैनिक अटैक भी आता है। तो एंजाइटी या फिर हम घबराहट की बात करें तो ये हमारे जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं, जिन पर कंट्रोल करना मुश्किल है और जब ये लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं। पर्सन इन सारी फीलिंग्स को रोकने के लिए क्या करता है कि जिस चीज़ से भी उसको एंजाइटी होती है, लाइक सपोज उसको भीड़ में जाने से एंजाइटी हो रही है कि यार वहाँ पे लोग अलग अलग मिलेंगे, या उसको एग्ज़ाम फाइट करने से, या उसको स्टेज पे जाने से कि लोग उसको क्या बोलेंगे, ऐसे हर जगह वो जाने से बचने लगता है। तो ये सिम्टम्स जनरली चाइल्डहुड या एडोलेसेंट के समय से ही स्टार्ट हो जाते हैं और ये एडल्टहुड में भी कंटिन्यू रहते हैं। जैसे हमारी पर्सनालिटी होती है, अगर हम शुरू से ही हमारे अंदर एंजाइटी आ रही है तो वो कहीं ना कहीं जाकर जब आप बड़े होते हो, धीरे धीरे बड़े होते हो, तो वो चीज़ आपके अंदर हाई लेवल पर पहुंचती जाती है, वो चीज़ आपकी कम नहीं होती है। हाँ, अगर आपको उस चीज़ के बारे में अच्छा समझ में आ जाए, अगर हमारे जो बड़े लोग हैं हमको समझाएं या हम उनसे अपनी बातें शेयर करें कि आपके मन में क्या चल रहा है, तब वो चीज़ रिजॉल्व हो सकती है। नहीं तो रिजॉल्व तो होती है बट क्या होगा कि आप उस चीज़ को एक्सेस सोचने लगते हो, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। तो ये था एंजाइटी डिसऑर्डर की डेफिनेशन। टाइप्स बहुत सारे हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के। तो सबसे पहला देखो, जनरलाइज्ड जो एंजाइटी डिसऑर्डर है। जनरलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि इसमें जो पर्सन होता है वो छोटी छोटी सी बातों को लेकर पैनिक करता है, छोटी छोटी सी बातों को। लाइक सपोज आपने एक शेड्यूल बनाया है कि आपको अर्ली पानी पीना है, हर 1 घंटे में आपको 1 गिलास पानी पीना है, लेकिन अगर आपका वो पानी पीना मिस हो गया, आपने आप
किसी चीज़ की वजह से आप भूल गए हो, तो जब आपको याद आएगा तो आप इतने ज़्यादा पैनिक करोगे कि यार आपने पानी नहीं पिया है। तो उसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, आप उठो और फिर तब पी लो ना पानी। बट ऐसा नहीं करता है, सामने वाला क्या करेगा कि छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस हो जाता है। लाइक उसको कहीं पे जाना था, लाइक उसको सब्ज़ी मार्केट जाना था, वो सब्ज़ी नहीं ले आ पाया है उसकी वजह से। तो उसका जो मतलब कि ऑर्डिनरी से जो उसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं या जो उसकी बहुत ही ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ होती है, उन सारी चीज़ों को लेकर भी वो एंग्ज़ायटी फ़ील करता है, जिससे उसका फिज़िकल भी बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है। और ये एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर कभी-कभी इतना ज़्यादा होता है कि वो डिप्रेशन के साथ भी आ सकता है। सोशल फ़ोबिया हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था फ़ोबिया के अंदर, तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे आया है तो मैं एक बार बस थोड़ा-सा ब्रीफ में बता देती हूँ कि सोशल फ़ोबिया क्या होता है कि लोगों को डर लगता है लोगों के पास जाने से, लोगों को कन्फ्रंट करने से कि हम उनके सामने आएँगे तो लोग क्या बोलेंगे, या फिर हम दूसरों से बात करने में भी डरते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती हो जाए तो वो लोग हमें ह्यूमिलिएट ना करें। इस टाइप की चीज़ें होती हैं सोशल फ़ोबिया। किसी भी मेडिकल कंडीशन के कारण होने वाली एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर में जो इंटेंस एंजाइटी या घबराहट के सिम्टम्स शामिल होते हैं, जो डायरेक्टली या फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स के कारण भी होते हैं। मतलब कि लाइक आपको कोई फिजिकली प्रॉब्लम भी हो रही है तो वो भी रीज़न आपका एंजाइटी का रीज़न बन सकता है, या फिर कोई मेडिकल कंडीशन हो तो वो भी बन सकता है। फिर है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में इंटेंस एंजाइटी आती है, फियर या टेरर आता है जो कि अचानक से फीलिंग्स, मतलब बार बार उसके एपिसोड्स आएंगे। मतलब आप उस चीज़ को, एंजाइटी को, जो चीज़ें आपके मन में चल रही है आप उसको निकाल ही नहीं पाते हो, आप उसको सोचते रहते हो और सोचते सोचते आप इतने ज़्यादा सोचते हो, इतना वो हाई लेवल पे पहुंच जाता है कि आपको कभी कभी पैनिक अटैक आ सकता है। पैनिक अटैक की वजह से जो पेशेंट होता है वो प्रॉपर तरीके से ब्रीथ नहीं कर पाता, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होने लगती है, उसकी वजह से चेस्ट पेन होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, किसी की मूवीज में देखा होगा या किसी सीरियल में देखा होगा, तो जिसको भी पैनिक अटैक आता है वो बहुत ज़्यादा हांफने लगता है, जैसे कि लाइक आपको रनिंग करा दिया जाए या 10 बार सीढ़ी ऊपर नीचे करा दिया जाए तो हमारी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है, थोड़ा सा हम थक जाते हैं। सेम टू सेम पैनिक अटैक में भी पेशेंट ऐसा ही करता है। फिर क्या है, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब क्या हो रहा है, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब ये है कि जो पर्सन है वो मतलब अलग होने से डरता है। लाइक जैसे कि होता है ना कि हम बहुत ही किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव हैं, तो इतना ज़्यादा हम पॉसेसिव हो जाते हैं लोगों के लिए कि हमें ऐसा लगता है कि वो कहीं हमें छोड़कर ना चला जाए। मतलब उसको बार बार ऐसा लगता है, वो ऐसा सोचता है, या फिर हमारे पेरेंट्स हमें छोड़कर ना चले जाए, मतलब वो किसी भी चीज़ की वजह से उसके मन में ये बार बार थॉट्स आते हैं, तो उसकी वजह से उसको ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। फिर सोशली एंजाइटी डिसऑर्डर, लाइक आप उसको सोशल फोबिया भी बोल सकते हो। देन उसका क्या इटियोलॉजिकल क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर लाइक कि हमारे घर में अगर अच्छा माहौल नहीं है उसकी वजह से जेनेटिक फैक्टर हो सकता है। लाइक हमारे घर में अच्छी चीज़ें नहीं चल रही हैं, हमारे पेरेंट्स की बन नहीं रही है, या हमारे घर में कुछ ऐसी है, कुछ ऐसा चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमको, या लाइक आप जैसा चाहते हो आप अपनी लाइफ को वैसा सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, या फिर अगर मोनोजाइगोट ट्विंस हैं तो ये सारी चीज़ें देखने को इसमें बहुत ही ईजिली जेनेटिक फैक्टर में मिल जाता है। एनवायरमेंटल स्ट्रेस के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल चीज़ें, लाइक जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि लाइक आपका एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, या फिर एनवायरमेंटल स्ट्रेस का मतलब ये भी है कि आप जहाँ पे रह रहे हो आपका फैमिली का एनवायरमेंट अगर अच्छा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या स्ट्रेसफुल बहुत ही ज़्यादा इवेंट हैं कि वहाँ पे हर किसी की बनती नहीं है आपस में, लाइक आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो तो वहाँ पे हमेशा लड़ाई झगड़ा, ये किसी की भी वजह से हो सकता है कि हमारा पुअर इकोनॉमिक स्टेटस हो, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सारे रीजंस हैं। और क्या है, और किसकी वजह से भी हो सकता है, और क्या क्या चीज़ें हैं, ड्रग विड्रॉवल या फिर मिसयूज, मतलब इसकी भी एंजाइटी को लोग क्या करने लगते हैं कि अपने एंजाइटी को छुपाने के लिए लोगों के सामने वो चीज़ें ना आए उसके लिए कुछ मेडिसिन का यूज़ करते हैं। मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं कुछ कुछ जो एंजाइटी का प्रॉब्लम बनती है, लाइक अगर जैसे कि किसी को कैंसर हो गया हो, या किसी को कोई ऐसी मतलब अगर किसी को नॉर्मल सी भी डिजीज़ होगी, लाइक मुझे डायबिटीज़ हो गया है तो मैं चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा वरी हो जाऊंगी, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाऊंगी, ऐसी कोई भी मेडिकल कंडीशन हो गई हो उसकी वजह से। सेक्सुअल चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
और चाइल्डहुड के टाइम पे कोई इमोशनल, फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज़ को निग्लेक्ट किया जा सकता है। बट क्या होता है कि जब ये चीज़ें बाद में वो चीज़ें क्या होती है कि बाद में जब हम उन चीज़ों को किसी से कोरिलेट करते हैं या फिर हम वैसे ही सिचुएशंस को देखते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है कि वो चीज़ हमारी एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हो सकता है। फिर है आपका नेगेटिव लाइफ इवेंट। नेगेटिव लाइफ इवेंट लाइक कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो, स्ट्रेसफुल लाइफ या फैमिली में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते रहते हैं, या फिर हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं रहते हैं, जिसमें से लाइक सिंगल पेरेंट फैमिली, लाइक मदर के साथ आप रह रहे हो या फादर के साथ रह रहे हो, इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं। तो वो सारी भी चीज़ें क्या करती हैं, हमारे ऊपर गलत इम्पैक्ट डालती हैं। और बीइंग शाई एज अ चाइल्ड, लग जैसे कि कुछ कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत ही शाय होते हैं, लाइक शर्मीले टाइप के होते हैं, वो लोगों से बात करने में मतलब झिझकते हैं, उनको हेजिटेशन होता है। ये फोबिया की कंडीशन में था कि शाय हो सकते, शाय नेचर की वजह से भी या उनको डर लगता है, ये शर्मीला होता है। लेकिन जब ये बच्चे, ये तो बचपन में चलो ठीक होता है, लेकिन अगर हम इसको अपने एडल्टहुड तब कंटिन्यू रखते हैं और हमारे शाय नेचर की वजह से हम लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, देन वो कहीं ना कहीं जाकर हमारे एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। लो सेल्फ स्टीम हो रहा है, मतलब कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छा नहीं है, और उसकी वजह से बहुत सारे क्या हो रहा है कि हमारे अंदर निगेटिव परसेप्शंस आ रहे हैं, तो वो भी हमारे एंजाइटी डिसऑर्डर का कॉज हो सकता है। या फिर कोई ट्रॉमा हुआ हो, ट्रॉमा हो गया है, या कोई ऐसा मतलब पास्ट में कैसा ऐसा कोई ट्रॉमेटिक स्ट्रेस आपका इवेंट रहा हो जो आपके एंजाइटी का प्रॉब्लम हो सकता है, या सब्सटेंस अब्यूज भी कारण बन सकता है एंजाइटी का। क्योंकि जनरली जो मेल होते हैं वो किसी भी चीज़ को लेकर सोचते हैं या किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो लोग अपने स्ट्रेस को काम करने के लिए, स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए वो लोग सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं। तो सब्सटेंस अब्यूज़ भी एक एंजाइटी डिसऑर्डर का कॉज हो सकता है। देन अब एंजाइटी डिसऑर्डर के क्या साइन और सिम्टम्स दिखते हैं पेशेंट के अंदर। पेशेंट नहीं, इवन दो जनरली कि लाइक आप बहुत ज़्यादा डरे हो, आपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है, फिर भी आपको डर लग रहा है। इवन तो जब आप एग्ज़ाम हॉल के सामने भी आते हो तब भी आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। जब इन्विजिलेटर्स या एग्जामिनर आपके सामने कॉपी दे रहे होते हैं, आपको पेपर दे रहे होते, तब आपको डर लगता है। तो आप एक एसी वाले हॉल में भी बैठे होगे, आपके सामने कूलर पंखा भी चल रहा होगा, ठंडी का टाइम भी होगा, फिर भी आप इतने ज़्यादा एंजाइटी में अगर सोच रहे होगे तो उस समय भी आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, आप बहुत ज़्यादा डरे हुए से लगते हो, अनईजी सा फील होता है आपको, आप बहुत ज़्यादा डर सा लगता है, ठीक है। स्लीप प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, यहाँ पर एकदम से काम नहीं रह पाते हो आप, और एकदम आपके जो लिम्स होते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ होंगे, वो पूरी तरीके से ठंडे हो जाएंगे, टिंगलिंग्स आने लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होने लगता है, मतलब जो पर्सन है वो हाफने लगता है, ये सारी चीज़ें। और हाइपरवेंटिलेशंस होती है, मतलब ऐसा लगता है कि सफोकेशन हो रहा है, ऐसा बहुत ही रैपिड वो ब्रीथ करने लगता है, एकदम हार्ट पैल्पिटेशंस, एकदम घबराहट सी होने लगेगी, माउथ एकदम ड्राई ड्राई सा हो जाएगा, जो टेंस एकदम मसल्स एकदम टाइट सी हो जाती हैं, डिजीनेस होने लगेगा, बार बार चीज़ों के बारे में सोच सोच कर मतलब रिमिनेशंस आने लगते हैं। और क्या होता है कि हम किसी भी एक चीज़ें, मतलब हम इतने ज़्यादा एंजाइटी में हो जाते हैं और इतने ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं कि जो चीज़ें हम कर सकते थे, पैनिक होने की वजह से हम वो चीज़ें भी नहीं कर पाते हैं। तो इनएबिलिटी टू कंसंट्रेशन भी होता है, हम प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं। आई थिंक आप लोगों को इन सारी चीज़ों को याद करने का इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब भी आप एग्जाम में अगर लिखना, तो एक बार अच्छे ध्यान से सोचना कि यार एंजाइटी हमें भी आती है। जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देने आ रहे होगे, उसके पहले आपने भी एंजाइटी को फील किया होगा, तो उस समय आपको क्या क्या चीज़ें लग रही थी, सेम टू सेम आपके वो सिम्टम्स में आ जाता है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेकर बिल्कुल भी मत पढ़ना, एकदम इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। और क्या हो रहा है कि अब इंसिडेंट क्या होते हैं, 25% वर्ल्ड वाइड की अगर बात करें तो 25% लोग हैं जो एंजाइटी डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं। मैंने बताया कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है। एंजाइटी हर किसी को होती है, ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है, हर किसी को होती है। लेकिन जब ये एक्सेसिव लेवल पे चली जाती है, जिसकी वजह से आपकी डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
देन वो क्या बनती है, डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। तो 25% वर्ल्ड वाइड होते हैं, 25% पाकिस्तान में भी हैं, और 6 to 7% इंडिया के लोगों में एंजाइटी डिसऑर्डर देखा जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर इंडिया के लोगों में कम क्यों देखा जाता है? क्योंकि वो दूसरों को देते हैं टेंशन, वो दूसरों को देते हैं, लेते कम है। बस मजाक कर रही थी। देन है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में हम हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। हिस्ट्री टेकिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने एक इटियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर देखा है कि एक जेनेटिक कॉज हो सकता है, जेनेटिक रीजन हो सकता है। इसकी वजह से हमें हिस्ट्री टेकिंग करना है, पेशेंट से बात करनी है या उसके फैमिली में हिस्ट्री पता करनी है। और देन फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि हमने जस्ट मेडिकल कंडीशन भी देखी है कि किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है या एंजाइटी हो सकती है, तो हमें उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा कि कहीं उसको कोई डिसऑर्डर तो नहीं है या कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। देन अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो हमें एमएससी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन के अंदर देखा कि अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रहा है तो पेशेंट डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो हमें ये सारी चीज़ें भी देखना है कि कहीं और भी कोई रीज़न तो नहीं है। देन एमएससी, लाइक जैसे कि हम लोगों ने और भी देखा कि लाइक उसका सेक्सुअल अब्यूज़ वगैरह हुआ हो या फैमिली में प्रॉब्लम्स हो, फैमिली का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, इन सारी चीज़ों के लिए हमें एमएससी करना पड़ता है। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है। देन ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर ऑब्वियस सी बात है एंटी एंजाइटिक ड्रग देंगे। पहले भी बोला है कि डिसऑर्डर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम इसका जो पर्टिकुलर कोई एक रीज़न नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम इसमें पर्टिकुलर कोई एक मेडिसिन नहीं है। सिम्टम्स जो अराइज हो रहे हैं और सिम्टम्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एंटी एंजाइटिक ड्रग देंगे हम पेशेंट को, और एंटी डिप्रेसेंट भी देंगे। एंटी डिप्रेसेंट इसलिए कि अगर पेशेंट को डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, पेशेंट एकदम सैड सा रहना लग रहा है, एकदम आइसोलेटेड हो जा रहा है, इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी चीज़ों से, दैट कंडीशन में हम एंटी डिप्रेसेंट देते हैं। थेरेपीज देंगे पेशेंट को, बिहेवियरल थेरेपी देते हैं, कॉग्निटिव थेरेपी दे रहे हैं, कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी। थेरेपीज कैसे देना है, क्या है, इसका अलग से सेशन होगा, अलग क्लास में आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पे सिंपली आप बस ये समझिए कि थेरेपीज पेशेंट को हम बिहेवियरल थेरेपी देंगे, जहाँ पे हम उसको समझाएंगे चीज़ें। कॉग्निटिव थेरेपी में जो पेशेंट का थॉट चेंज हो रहा है, जो पेशेंट का मूड चेंज हो रहा है, मतलब वो एकदम से एनजीएस है, तो उन सारी चीज़ों को सबसाइड करने की कोशिश करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, पेशेंट के साथ काम करते समय हम एकदम काम रहना है और ऐसा बिहेवियर दिखाना है पेशेंट को कि वो अपने आप को सेफ फील कर सके आपके साथ, क्योंकि वो कैसा पेशेंट है, वो एक साइकेट्रिक पेशेंट है, तभी वो आपके पास आया है। तो यहाँ पर साइकेट्रिक पेशेंट किसी भी टाइप का वो हो सकता है, तो आपके साथ उसे बहुत ही कामली बिहेव करना है, एकदम फ्रेंडली बिहेव करना है। और पेशेंट को हॉस्पिटल का जो इन्वायरमेंट है वो समझाने के लिए क्लियर वर्ड का यूज़ करना है। सॉरी, यहाँ पे डबल सी आ गया है, क्लियर के अंदर सिर्फ सिंगल सी आएगा, आप प्लीज़ उसको करेक्ट कर लेना। पेशेंट को ट्रिगर करने वाले मतलब कि पेशेंट को ऐसी कोई भी बात नहीं बोले जिस सिचुएशन से पेशेंट का जो एंजाइटी है वो एकदम पीक लेवल पे पहुंचता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप एमएससी कर रहे हो, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो पेशेंट को प्रॉब्लम्स दे रही हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो पेशेंट को एंजाइटी लेवल को इंक्रीज कर रही हैं। तो वो सारी चीज़ों को कम करना है और पेशेंट से बात करना है, और जिससे कि पेशेंट की एंजाइटी का रीज़न क्या है वो समझने की कोशिश करनी है। और मतलब कि पेशेंट आपसे बात करे, आपको पेशेंट को इनकरेज करना है, क्योंकि जब वो बात करेगा, आप पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करोगे, तब पेशेंट इनकरेज भी होगा आपसे बात करने के लिए। जब उसको लगेगा कि आप उसके एक फ्रेंड बन चुके हो, देन वो अपनी प्रॉब्लम आपके साथ बहुत ही ईजिली बता सकता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही मुश्किल होती है किसी भी साइकेट्रिक पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करना या उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना एक दिन में पॉसिबल नहीं होता है। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसमें कई दिन लग जाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने जब साइकेट्रिक पोस्टिंग करी थी तो उस समय मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे थे कि जहाँ पे हम लोग आगे पीछे लगे रहते थे, बट पेशेंट से हम प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। तो और यहाँ पे क्या करना है, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना है जैसे कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग। तो ये था आपका एंजाइटी डिसऑर्डर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है या फिर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड बाय बाय।